हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। कल हमने जो टॉपिक शुरू किया था, आज हम उसके पार्ट 2 में आ चुके हैं और आज हम इसको स्टडी करेंगे। टॉपिक काफ़ी लंबा है और थ्योरेटिकल है तो अक्सर बोरिंग लगता है, लेकिन अगर आप इसको इंतहाई ध्यान से और फोकस करके समझ के पढ़े तो यकीन करें ये इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और इसकी खास बात यह है कि अगर आपने इसको एक या दो दफ़ा समझ के पढ़ लिया तो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है। और इसके अंदर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो कि आपको इसको पढ़ने के लिए मोटिवेट कर देगी वो ये है कि ये एक टॉपिक लंबा है, लेकिन ये आपके 3 सवालों का जवाब बन सकता है एग्जाम के अंदर। एक तो ये वाला टॉपिक, अगर इसी के ऊपर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के ऊपर आपका क्वेश्चन आ जाता है तो ये 11 के 11 पॉइंट आपका इसका अपना जवाब। पहली बात। दूसरी बात ये कि जब जो आगे टॉपिक आप पढ़ने वाले हो, अगर आप बुक में जाके देखोगे तो आपके बुक में ना आगे 2 टॉपिक्स और आ रहे हैं, एक वाटरफॉल के नाम से और एक अजाइल के नाम से। तो अगर आपने इस टॉपिक को सही से तैयार कर रखा है तो यही टॉपिक आपका वाटरफॉल मॉडल और अजाइल मॉडल का आंसर लिखने के अंदर भी बहुत ज़्यादा आपको मदद करेगा। अब ये कैसे करेगा ये आपको मैं उस वक्त आगे जाके बताऊंगा, लेकिन फिल वक्त आपको इतना पता होना चाहिए कि ये आपकी मदद कर सकता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम इससे आगे चलते हैं और इस टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ते हैं, यानी कि जहाँ तक पढ़ लिया था उससे आगे शुरू करते हैं। तो अगर हम आगे देखें तो ये सारी की सारी चीज़ें, फिजिबिलिटी स्टडी वगैरह, एनालिसिस वगैरह, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग कर लिया था और आज हम शुरुआत करेंगे अपने डिज़ाइन फेज़ के साथ। तो डिज़ाइन फेज़ क्या होता है कि जब भी आपके पास रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं सारी की सारी, आपको फाइनल हो चुका होता है कि यूज़र क्या कह रहा है कि क्या बनाना है, ठीक है, तो फिर आप क्या करते हैं कि आप डिज़ाइन फेज़ में एंटर हो जाते हैं। और डिज़ाइन फेज़ में आप यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को सामने रख के विजुलाइज करते हैं, उसकी कोई डायग्राम बनाते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि एक्चुअली हम क्या बनाने वाले हैं। और फिर डायग्राम को एक्चुअल सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट किया जाता है। अब वो जो डायग्राम बनाई जाती है, सादा लफ्ज़ों में जिसे मैं डायग्राम कह रहा हूँ, वो डिज़ाइन फेस ही है। तो जो डायग्राम बनाई जाती है उस डायग्राम को बनाने के लिए ना कुछ स्टैंडर्ड किस्म के सैम्बल्स, नोटेशंस बना दिए गए हैं। मिसाल के तौर पे अब जैसे मैं आपको कहूँ कि आप ट्रायंगल बनाएं, ठीक है, तो क्या आप उसको गोल सा बनाएंगे? नहीं, क्योंकि आपको पता है, एक स्टैंडर्ड है कि ट्रायंगल वो होता है जिसके 3 कोने होते हैं, ठीक है। फिर उसके अंदर मैं फर्दर अगर चला जाऊं कि राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, लेफ्ट एंगल ट्रायंगल बनाओ, या इस तरीके से जो भी जवाब दूं तो आपको पता है। और मैं आप ही को नहीं, सिर्फ बल्कि पाकिस्तान से बाहर दुनिया के किसी भी कोने में जाकर जब मैं ये वर्ड यूज़ करूंगा तो वो समझ जाएंगे, क्योंकि और सब सेम ही बनाएंगे हर दुनिया में हर जगह पे, क्योंकि एक स्टैंडर्ड बना दिया गया है डायग्राम बनाने का कि ट्रायंगल ऐसी ही होगी, रेक्टेंगल ऐसा ही होगा, सर्कल ऐसा ही होगा। इसी तरीके से आपकी जो सॉफ्टवेयर को जब डिज़ाइन फेस में जाके डिज़ाइन किया जाता है तो कुछ स्टैंडर्ड बना दिए गए और कुछ डायग्राम्स बनाने के स्टैंडर्ड्स बना दिए गए। और वो जो स्टैंडर्ड्स हैं उन सब को मिलाकर एक डायग्राम में बनाने की लैंग्वेज बन गई है, जिसको हम यूएमएल कहते हैं, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। तो उससे क्या होता है कि पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन की शक्ल में, डायग्राम की शक्ल में आपके सामने मॉडल कर दिया जाता है। फिर उसके बाद ना आपके डिज़ाइन फेस में कुछ डिज़ाइन पैटर्न्स भी आते हैं, ठीक है। तो डिज़ाइन पैटर्न्स क्या होते हैं कि सॉफ्टवेयर कई सालों से, ठीक है ना, कई सदियों से बनते आ रहे हैं। पीछे देखा जाए, अगर सदी तो नहीं हम कह सकते, लेकिन कई दहाइयों से, कई डेकेड्स से बनते आ रहे हैं। तो उनके अंदर बहुत से तरीके आपके सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने फॉलो किए, कुछ कामयाब हुए, कुछ नाकाम हुए, कुछ ने बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया। तो वो तरीके या वो रास्ते जिनको इख्तियार करके सॉफ्टवेयर बनाए गए, और उन तरीकों के ऊपर सॉफ्टवेयर बनाने के बाद सॉफ्टवेयर की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म की मिली, उन तरीकों को डिज़ाइन पैटर्न के नाम से सेव कर लिया गया। इसलिए कि आइंदा अब अगर कोई सॉफ्टवेयर बनाए तो जो जो तरीके काम नहीं करते वो साइड पे कर दिए गए, और जिन तरीके पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है वो बता दिए गए कि ये डिज़ाइन पैटर्न्स हैं। तो इन तरीकों को फॉलो करके बनाना तो आपका सॉफ्टवेयर अच्छा बनेगा। तो हम क्या करते हैं कि हम जब भी कोई सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं तो सबसे पहले उसकी डायग्राम बनाते हैं, यूएमएल की दी हुई डायग्राम की जो स्टैंडर्डाइज सिंबल्स हैं उनको इस्तेमाल करते हुए, और साथ साथ फिर उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए डिज़ाइन पैटर्न्स यूज़ करते हैं। वो डिज़ाइन पैटर्न्स जैसे कि मैंने जिनको आपको बताया। और फिर डिज़ाइन फेज के अंदर एल्गोरिथम्स और फ्लो चार्ट्स भी इन्वॉल्व होते हैं। एल्गोरिथम्स क्या होते हैं अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले फ्लो चार्ट्स के हवाले से मैं आपको बताना चाहूँगा। तो जो फ्लो चार्ट्स हैं, बेसिकली आपका एक प्रोग्राम, आपका एक सॉफ्टवेयर जब वर्क करेगा तो टॉप से बॉटम की तरफ किस स्टाइल में फ्लो करके आएगा, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए फ्लो चार्ट यूज़ होते हैं। और फ्लो चार्ट बनाने के लिए जो सिंबल्स, डायग्राम्स यूज़ होती हैं वो अगेन हमें यूएमएल ही देता है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि यूएमएल कहाँ यूज़ होता है, ऐसे फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स वगैरह बनाने के लिए। ठीक हो गया। और साथ ही साथ एल्गोरिथम्स क्या होते हैं वो हम आपको अगली स्लाइड पे जाके बताते हैं। तो एल्गोरिथम क्या है कि किसी भी प्रॉब्लम का स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन जो होता है उसको हम एक एल्गोरिथम कहते हैं।
और एल्गोरिथम लिखने के दो तरीके होते हैं। यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे इस वक्त एक स्क्रीनशॉट है जो कि आपकी बुक से लिया गया है। इसमें लेफ्ट साइड पे जो लिखा गया ये भी एल्गोरिथम है, राइट साइड पे जो लिखा गया ये भी एल्गोरिथम है। आप जैसे लिखना चाहें लिख सकते हैं, दोनों अप्रोचेस फॉलो कर सकते हैं। इस पर मैं आपके साथ अभी आगे बात करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ। देखिए, आप कोई भी सॉफ्टवेयर अगर बनाते हैं तो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाते हैं, ठीक है। अब एक सॉफ्टवेयर एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होता है, ठीक हो गया। अब वो एक सॉफ्टवेयर जो एक बड़ी और जो बड़ी प्रॉब्लम होती है वो अपने अंदर कई छोटी 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 प्रॉब्लम्स पे मुश्तमिल होती है। इसी तरीके से जब वो एक बड़ी प्रॉब्लम का सॉफ्टवेयर बनता है तो बेसिकली वो सॉफ्टवेयर अपने अंदर कई छोटी 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 प्रॉब्लम्स को का सलूशन प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। तो एक सॉफ्टवेयर जो है वो कई छोटे छोटे प्रोग्राम्स के ऊपर बेस कर रहा होता है। अब अगर देखा जाए कि हम कोई सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं ए के नाम से, तो उसके अंदर कई सब मॉड्यूल्स होंगे, A1, A2, A3, A4, A5, और हर एक मॉड्यूल को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप सारे के सारे जो जो उसका जो प्रोसीजर है उसका स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ेगा, और वो जो लिखना है उसको हम क्या कहेंगे कि ये एक एल्गोरिथम है। अब देखें लेफ्ट साइड पे फाइंड दी परसेंटेज मार्क्स। अब हो सकता है कि आपका एक सॉफ्टवेयर है जो क्या करेगा, यूज़र से नंबर लेगा और उसकी बेस पे उसकी परसेंटेज फाइंड करेगा। तो ये उस सॉफ्टवेयर का A1 मॉड्यूल हो गया। अब इस A1 मॉड्यूल को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप जो अप्रोच है वो हमने लिख ली, तो एल्गोरिथम हो गया। फिर उसके बाद अगला साहब ये है कि उस परसेंटेज जो निकल के आएगी उसकी बेस के ऊपर वो ये कैलकुलेट करके बताएगा कि ये बच्चा पास है या फेल है। अब ये कोई A2 मॉड्यूल हो गया। अब इस A2 मॉड्यूल को सॉल्व करने के लिए भी जो है आपको कोई स्टेप्स लिखने पड़ेंगे, तो वो उसका एल्गोरिथम आ गया। और देखें कि A2 जो है वो वापस A1 पे डिपेंडेंट है। तो आपकी जो छोटी एक सॉफ्टवेयर होता है वो अपने अंदर छोटे छोटे कंपोनेंट्स पे बेस करता है, और बहुत सारे कंपोनेंट एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, और हर कंपोनेंट का अपना एक सेपरेट एल्गोरिथम होता है कि वो किस तरीके से काम करेगा, और सब मिलके एक मुकम्मल सॉफ्टवेयर बना देते हैं। अब लेफ्ट साइड पे देखें जो एल्गोरिथम लिखा गया है कि सबसे पहले आप स्टार्ट लेते हैं, टोटल मार्क्स रीड करते हैं, फिर ऑब्टेन मार्क्स रीड करते हैं, फिर ऑब्टेन मार्क्स को डिवाइड करते हैं टोटल मार्क्स पे और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, और जो आंसर आता है वो बेसिकली आपके परसेंटेज मार्क्स होता है, ठीक हो गया। अब एल्गोरिथम नंबर 2 जो राइट साइड पे उसमें क्या किया गया कि उन्होंने क्या किया कि परसेंटेज मार्क्स को रीड किया। रीड कहाँ से किया? एल्गोरिथम नंबर 1 से। और उसके बाद चेक किया कि परसेंटेज मार्क्स जो हैं क्या वो बड़े हैं या बराबर हैं 40% के, तो 40% के। अगर वो बराबर हैं तो प्रिंट कर दो पास, यानी कि अगर 40 है या 41 या 42 या 40 से कितने भी बड़े हो तो आपने पास प्रिंट कर देना है। अदरवाइज क्या कर देना है, आपने इसको प्रिंट कर देना है फेल। तो ये आपका दूसरा जो है एल्गोरिथम तैयार हो गया। देखिए कितना ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने एल्गोरिथम्स को आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया। अब इन्हीं एल्गोरिथम्स के ना फ्लो चार्ट्स भी बन सकते हैं, यानी कि आप इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर आप नेक्स्ट उसके अंदर जाएंगे तो देखें इन्होंने दिखा दिया कि लेफ्ट वाला जो एल्गोरिथम था उसको कैसे दिखाया गया। पहले स्टार्ट किया, मार्क्स को रीड किया, और उसके बाद इन्होंने क्या किया, उसकी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वगैरह परफॉर्म करवाई, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100, और फिर उसको प्रिंट करा के तो एंड कर दिया। राइट साइड पे जाकर देखें तो स्टार्ट किया, परसेंटेज मार्क्स को रीड किया, और उसके बाद एक 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 शेप सी बनाई है, शेप को हम डायमंड शेप कहते हैं। तो PM ग्रेटर दैन इक्वल टू 40 लिखा है, यानी परसेंटेज मार्क्स अगर ग्रेटर हैं या बराबर हैं 40 के। और इसके अंदर से दो ऑप्शंस, दो यानी कि इसमें से रास्ते निकल रहे हैं, एक येस की तरफ एक नो की तरफ। तो अगर मार्क्स बच्चे के 40 या 40 से ऊपर हैं तो पास आ जाएगा, अदरवाइज नो की तरफ जाएंगे और आप इसको क्या कर देंगे, इसमें आपकी बुक में मिस्टेक है, नो की तरफ जब आप जाएंगे तो यहाँ पे प्रिंट पास नहीं बल्कि प्रिंट फेल आ जाएगा, और उसके बाद आप नीचे जाके इसको एंड कर देंगे, ठीक हो गया। अब द पॉइंट इज के यहाँ पर देखें डिफरेंट किस्म की नोटेशन यूज़ की गई है। स्टार्ट और एंड पे ओवल बना हुआ है, ठीक है। फिर एक जगह पे रेक्टेंगल है, एक जगह पे एक पैरेलल सी शेप की डायग्राम है, एक जगह पे एक डायमंड बना हुआ है, फिर कहीं पे बहुत सारी ऐसे एरोज निकल रहे हैं। अब ये सारी की सारी नोटेशन हमें कैसे पता चली? हमने स्टार्ट को डायमंड से क्यों नहीं रिप्रेजेंट कर दिया, हमने एंड को ट्रायंगल से क्यों नहीं रिप्रेजेंट कर दिया? क्यों? क्योंकि ये स्टैंडर्ड है, और ये स्टैंडर्ड कहाँ से मिला हमें? UML से, जो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था। और हर एक काम को करने के लिए एक स्पेशल शेप दे दी गई है, और इनको हम नोटेशंस कहते हैं। और नोटेशंस अगर आपने देखनी है तो ये आपको टेबल दे दिया गया है। तो सबसे पहले ओवल है, तो ओवल जो है वो क्या करता है कि वो आपके प्रोग्राम की स्टार्टिंग और एंडिंग को शो करता है। इसी वजह से जो पीछे डायग्राम है उसमें स्टार्ट और एंड के ऊपर दोनों ओवल्स शो किए गए, ठीक है। फिर आगे आ जाता है आपका पैरेललोग्राम, यानी कि जिस जगह पे आप बात कर रहे हो कि आपने कोई प्रोग्राम में इनपुट ली है या फिर आपने कोई आउटपुट दी है, तो आप क्या करते हैं,
पैरेललोग्राम लगाते हैं। इसीलिए जो पहला एल्गोरिथम है लेफ्ट साइड पे, जब वो रीड कर रहा था मार्क्स को, टोटल मार्क्स को, ऑब्टेन्ड मार्क्स को, तो उसके अंदर उसको हमने पैरेललोग्राम से शो किया, और जब वो प्रिंट कर रहा था एंड से एक स्टेप ऊपर, तो उसको भी हमने पैरेललोग्राम से शो किया, और इसी तरीके से राइट साइड पे भी हमने पैरेललोग्राम का इस्तेमाल किया। और फिर डायमंड क्या होता है, ये डिसीजन, यानी कि जब भी इसके अंदर कोई इनपुट आती है तो बेसिकली इसके अंदर से इनपुट को रीड करके दो डिसीजन लिए जाते हैं, या तो यस का या फिर नो का, और यही दो ब्रांचेस इसमें से बाहर निकलती हैं। तो ये देखें, अब जब इसमें इनपुट आई यानी कि परसेंटेज मार्क्स आए राइट साइड वाली, अगर आप पिक्चर में देखें तो उसने उसकी बेस पे डिसीजन लिया कि अगर मार्क्स 40 या 40 से बड़े हैं तो यस वाली साइड चले जाओ, अदरवाइज नो वाली साइड पे। तो फिर मार्क्स जो है वो 40 से बड़े थे तो हमारा प्रोग्राम यस वाली साइड पे जाएगा, प्रिंट करेगा पैरेललोग्राम का यूज करते हुए पास, और एंड की तरफ चला जाएगा। इसी तरीके से फिर आपके पास रेक्टेंगल आ जाता है। रेक्टेंगल किस लिए यूज होता है कि अगर आप कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करा रहे हैं, या फिर जो आपके पास डाटा है आप उसमें कोई चेंजिंग कर रहे हैं, तो आप रेक्टेंगल का यूज करते हैं। तो अगर आप लेफ्ट साइड वाले एल्गोरिथम में देखें तो जो स्टार्ट अगर पहला ऑप्शन नोटेशन है, तो ऊपर से टॉप से नीचे थर्ड नोटेशन जो है जिसमें परसेंटेज मार्क्स लिखा हुआ है, यहाँ पे हम देखें मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं, तो इसको हमने रेक्टेंगल से प्रेजेंट किया। फिर एरोज हैं जो कि हमारा फ्लो को शो करते हैं, और सर्कल जो है वो बेसिकली कनेक्टर को यूज करते हैं, जो कि आपकी इस एग्जाम्पल के अंदर यूज नहीं हुआ। अब इस तरीके से क्या होता है कि आपका डिज़ाइन फेस यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो अगर मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड करके बताऊं कि डिज़ाइन फेस क्या है, तो डिज़ाइन फेस के अंदर आपको डायग्राम बनाने के लिए कुछ नोटेशन दे दी गई है, और आपको एल्गोरिथम लिखने का बता दिया गया है। तो आप हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप जो अप्रोच फॉलो होगी आप उसको लिखते हैं, और साथ ही साथ उसको क्या करते हैं, उसको डायग्राम की शक्ल में रिप्रेजेंट करते हैं, और डायग्राम बनाने के लिए UML नोटेशंस आपके पास अवेलेबल होती हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। और डिज़ाइन पैटर्न्स कहाँ गए, डिज़ाइन पैटर्न्स की एग्जांपल क्यों नहीं नजर आई, तो डिज़ाइन पैटर्न बेसिकली अप्रोच होती है, वो अप्रोच है जो कि एक बड़ा सॉफ्टवेयर बनाते हुए कोई इंसान फॉलो करता है। तो यहाँ पर बुक में दिखाना इन लोगों के लिए भी पॉसिबल नहीं था। वो एक स्ट्रैटेजी का नाम होता है जो कि फॉलो की जाती है। डिज़ाइन एक मतलब ये समझ लें कि आपके सामने से 10 रास्ते निकल रहे हैं, और आप जिस मंजिल तक पहुँचना चाहते हैं वो सारे के सारे रास्ते उसी मंजिल पे जाते हैं। तो अब आपने कौन सा फॉलो करना है, वो वाला जिस पे से ज़्यादा लोग गुजर के गए और लोगों ने बताया है कि ये रास्ता सेफ है, ठीक है। तो अब इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना पॉसिबल नहीं था, तो वो डिज़ाइन पैटर्न कहलाता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, जब डिज़ाइन फॉलो हो जाता है, हमारे पास एक फ्लो चार्ट आ चुका होता है, हमारे पास एक एल्गोरिथम आ चुका होता है, तो हम उस फ्लो चार्ट को देख के एल्गोरिथम को वेरीफाई करके एल्गोरिथम को कन्वर्ट कर देते हैं हम आगे किस चीज़ के अंदर, अपनी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए कोड के अंदर। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखें कि इन्होंने क्या किया है जनाब, आपकी C++ लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए जो पीछे कोड लिखा था उसको इन्होंने कन्वर्ट कर दिया है आपका पूरा का पूरा किस चीज़ के अंदर, जो एल्गोरिथम लिखा था उसको पूरा कन्वर्ट कर दिया है कोड के अंदर, और साइड पे आपको दिखा दिया है। अभी मैं इस कोड को आपके सामने एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि आपके स्टेज पे आपने ये लैंग्वेज पढ़ी ही नहीं है, शायद आप नेक्स्ट फेज़ में नेक्स्ट ईयर में जाकर आप इसको पढ़ेंगे, तो उसके जो हमारे लेक्चर्स होंगे इंशाल्लाह अगर वो आए तो उसके अंदर हम इस चीज़ को भी कवर कर लेंगे। तो फिर डाटा बेसिस वगैरह होती हैं, डाटा सेव करने के लिए जो एक प्लेटफॉर्म होता है वो भी सारे के सारे यहीं पे ही तैयार किए जाते हैं। अब इसके बाद हम इससे आगे जाएं अगर, तो टेस्टिंग एंड वेरिफिकेशन का फेज आ जाता है। जब आप अपने एल्गोरिथम बना चुके होते हैं, फ्लो चार्ट बना चुके होते हैं, और उसके बाद आप एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट्स की बेस के ऊपर कोड लिख चुके होते हैं, अब वो कोड काम कर रहा है, तो आपको चेक ये करना होता है कि आया कि वो कोड सही से काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब वो जो चेकिंग करना होता है हर एक मॉड्यूल को स्टेप बाय स्टेप, क्या आपकी एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतर रहा है या नहीं उतर रहा, सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, ये इसको हम क्या कहते हैं, टेस्टिंग करना है या फिर वेरिफिकेशंस करना। ठीक हो गया। अब टेस्टिंग की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग सबसे पहली। अब जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है उसका सीन ये होता है कि उसके अंदर जो आपका पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर बनाया जाता है उसका कोड छुपा हुआ होता है, और वो किसी बंदे को टेस्टिंग करने वाले को नज़र नहीं आ रहा होता। बस उसको ये कह दिया जाता है कि जी हमने सॉफ्टवेयर बना दिया, अब तुम चला के देख लो कि तुम्हारी उम्मीदों पे पूरा उतर रहा है या नहीं है, जैसा तुम चाहते हो वैसा काम कर रहा है या नहीं कर रहा। मिसाल के तौर पर मैं आपको कह दूँ कि एक कैलकुलेटर आपके हाथ में है और ये कैलकुलेटर मैंने बनाया है, और अब आप इसको चेक करें कि सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, तो आप उसको कैसे चेक करेंगे? आप उसके ऊपर हो सकता है लिखें 2, फिर लिखें, फिर प्लस, फिर लिखें, फिर 3, और फिर इक्वल टू दबाएं, और फिर आपके माइंड में है कि जब 2 जमा 3 करें तो आंसर 5 आना चाहिए। तो अगर आंसर 5 आ गया तो आप कहेंगे कि हाँ जी बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, और अगर आंसर 5 की जगह 10 आ गया तो आप कहेंगे नहीं जी ये तो कैलकुलेटर ख़राब है, गलत रिजल्ट दे रहा है, यानी कि मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि 5 देगा, इसने 10 दे दिया, तो ये गलत आंसर दे रहा है। अब वो कैलकुलेटर अंदर से कैसे काम कर रहा है आपको नहीं पता, उसके अंदर क्या सिस्टम चल रहा है, क्या मशीन चल रही है, वो ना आपने देखी ना आपका काम है देखना। बस आप इनपुट की देंगे और उसकी बेस
बेस पे आउटपुट लेंगे और उसकी बेस पे बता देंगे कि जी बिल्कुल ठीक से चल रहा है या बिल्कुल ख़राब चल रहा है। आपके जो प्रोग्राम होता है, जो कोड होता है, उस पर आपकी कोई एक्सेस नहीं होती यहाँ पे। और आपका जो टेस्ट केस है, देखिए मिसाल के तौर पर टेस्ट केसेस मतलब कि किस तरीके से आपने इनपुट क्या दी और एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या थी। मिसाल के तौर पे पहला पॉइंट है इनपुट वैलिड यूज़र नेम एंड पासवर्ड, यानी कि अगर आप किसी वेबसाइट पे लॉगिन कर रहे हैं तो आप एक सही यूज़र नेम और सही पासवर्ड देते हैं और आपकी जो एक्सपेक्टेशन होती है वो ये होती है कि मैं लॉगिन कर जाऊँगा, ठीक है। इसी तरीके से इनपुट इनकरेक्ट पासवर्ड, तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि लॉगिन नहीं हो सकेगा। फिर आपकी अगर आप इनपुट यूज़र नेम गलत वाला देते हैं, फिर आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि आप लॉग आउट नहीं हो सकेंगे। इनपुट एम्प्टी यूज़र नेम एंड पासवर्ड, एक्सपेक्टेड आउटपुट लॉगिन फेलियर। अब ये देखें, अब ये 4 केसेस हैं, यानी कि अगर आपके सामने एक वेबसाइट खुली हुई है और उसमें यूज़र नेम और पासवर्ड लिखने की जगह है, तो आपने उसको इन चारों तरीक़ों से चेक करना है। और आपको पहले से ही रिजल्ट पता है कि सिर्फ एक तरीके से सक्सेसफुली लॉगिन होना चाहिए और 3 तरीक़ों से फेल होना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे जाके होता क्या है कि आपके जो तरीके हैं उनके अंदर से एक से ज़्यादा तरीक़ों से लॉगिन हो रहा है, तो आप ये कहते हो कि अब ये मॉड्यूल सही से काम नहीं कर रहा है, इसको दोबारा ठीक करके लेके आएँ। क्योंकि अगर यूज़र नेम और पासवर्ड सही है तब तो ये लॉगिन हो जाता है, लेकिन अगर इनकरेक्ट यूज़र नेम देता हूँ या फिर इनकरेक्ट पासवर्ड देता हूँ या फिर एम्प्टी यूज़र नेम या फिर पासवर्ड देता हूँ तो भी ये लॉगिन हो रहा है, अगर उनमें से किसी एक में भी, तो ये फिर ये काम सही से कर नहीं रहा है, इसको चेक करने की ज़रूरत है। सो इसको हम क्या कहते हैं, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। इसके बाद आ जाती है आपकी वाइट बॉक्स टेस्टिंग, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि बेसिकली जो टेस्टर होता है ना, उसको ये भी पता होता है कि जो मशीन है जो आपके हाथ में या फिर जो सॉफ्टवेयर है जो आपके हाथ में है, वो बेसिकली अंदर से कैसे काम कर रहा है, वो किस तरीके से उसको डिज़ाइन किया गया है, उसकी इंटरनल वर्किंग क्या है। उस इंटरनल वर्किंग को माइंड में रखते हुए जो है वो क्या होता है कि टेस्टर उसको टेस्ट करता है, ठीक है। और टेस्टर का हमेशा कोशिश यही होती है कि मैं इसको किसी तरीके से ख़राब करूँ। वो अपनी हद्दुल इम्कान कोशिश यही करता है कि मैं जहाँ तक जा सकता हूँ इस सॉफ्टवेयर को क्रैश कर दूं किस तरीके से, और सॉफ्टवेयर के क्रैश हो जाने में टेस्टर की कामयाबी होती है। क्योंकि अगर अभी आपने सॉफ्टवेयर कस्टमर को दिया नहीं है तो जो कुछ होना है इसको अभी हो जाए ताकि आप उसको ठीक कर लें। फिर जब कस्टमर के पास चला गया और फिर खराब हुआ तो फिर आपके लिए मसला बन जाएगा। तो टेस्टिंग जब कंप्लीट हो जाती है, ब्लैक बॉक्स भी और वाइट बॉक्स भी, तो फिर आप चले जाते हैं किधर, डिप्लॉयमेंट फेज के ऊपर। डिप्लॉयमेंट फेज़ क्या होता है या फिर इम्प्लीमेंटेशन फेज़ क्या होता है कि आप कुछ ऐसे स्टेप्स फॉलो करते हैं जिसके थ्रू आपका जो सिस्टम है वो यूज़र के लिए काबिल इस्तेमाल हो जाता है। बेसिकली आप इस स्टेज पे अपने सॉफ्टवेयर को जो आपने बनाया है उसको अपने पास से उठा के यूज़र के पास ट्रांजिट कर रहे होते हैं ताकि वो उसको इस्तेमाल करना शुरू कर सके। और इसमें जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें सबसे पहले सॉफ्टवेयर यूज़र के पास जाके इंस्टॉल करना, ठीक है। और फिर अगर कभी कभार ज़रूरत पड़ती है कि अगर आपका सॉफ्टवेयर बहुत मुश्किल सा है तो यूज़र को ट्रेनिंग देनी पड़ती है कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है, क्योंकि उसने बनवाया तो है, अब वो इस्तेमाल भी करना चाहता है लेकिन इस्तेमाल करना आता नहीं है, तो आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, ठीक हो गया। फिर इसके बाद आपकी आ जाती है कन्वर्जन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली कन्वर्जन किस चीज़ को कहते हैं कि आपके यूज़र जो पुराने तरीक़ेकार से जो काम कर रहा था उसको आप कन्वर्ट करते हो अपने जदीद सॉफ्टवेयर के थ्रू काम करने के ऊपर, तो उसको आप क्या कहते हो, कन्वर्जन। और कन्वर्जन बेसिकली आपकी कुछ 3-4 तरीके हैं उनसे होती है। एक तो होती है डायरेक्ट वाली। डायरेक्ट को किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, डायग्रामेटिक वे में आपको सामने नज़र आ रहा है। इसमें होता ही है कि ओल्ड सिस्टम हटा दिया जाता है और उसकी जगह न्यू सिस्टम आके लग जाता है, ठीक है। फिर होता है पैरेलल, ओल्ड सिस्टम चलता रहता है और साथ ही साथ न्यू सिस्टम को भी चला दिया जाता है। और एक बंदा पुराने तरीके से काम कर रहा होता है और वहीं पे नए सॉफ्टवेयर के ऊपर बैठ के एक बंदा नए तरीके से काम कर रहा होता है, और आहिस्ता आहिस्ता इस तरीके से आपका नया सॉफ्टवेयर टेस्ट होता चला जाता है। और आप क्या करते हो कि ओल्ड सिस्टम का यूजेज आहिस्ता आहिस्ता कम करते चले जाते हो और नए का बढ़ाते चले जाते हो, और एक वक्त आता है कि ओल्ड सिस्टम खत्म हो जाता है। इसी तरीके से आपका जो आपका फेज्ड है, फेज्ड में क्या होता है कि आप ग्रेजुअली, जैसे मैंने आपको बताया ना कि पहले पैरेलल चलाते हो दूसरे के अंदर और फिर आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट करते हो। देखो अल्टीमेट गोल सबका यही होता है कि आपने ओल्ड सिस्टम को ख़त्म कर देना है, लेकिन तरीका है, ठीक है। फेज़ में डायरेक्ट में एकदम चेंज कर दिया, पैरेलल में आहिस्ता आहिस्ता पहले ओल्ड सिस्टम और न्यू सिस्टम दोनों साथ चलते रहे और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ओल्ड को हटा दिया और न्यू सिस्टम आ गया। और जो फेज्ड है वो भी क्या है, वो इंक्रीमेंटल अप्रोचेस में है कि ये काम हम न्यू पे करेंगे, ये काम हम ओल्ड पे करेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता न्यू की अप्रोच बढ़ती चली जाएगी और ओल्ड की कम होती चली जाएगी। अच्छा, पायलट में क्या होता है, पायलट में आपकी जो टीम है उसमें से कुछ लोग पुराने सॉफ्टवेयर पे चल रहे होते हैं, लेकिन कुछ टीम के कुछ हिस्से को, कुछ लोगों को न्यू सॉफ्टवेयर पे या फिर न्यू सिस्टम के ऊपर जो है नए तरीके के ऊपर डाल दिया जाता है और उनको कहा जाता है कि अब आप बैठ के काम करें, टेस्टिंग करें, आप लोग इसको चलाएं
और वो जो लोग हैं वो उसको चलाते रहते हैं, उसका इस्तेमाल करते रहते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता फीडबैक देते रहते हैं। और जैसे जैसे एक सक्सेसफुल फीडबैक, अच्छी फीडबैक आती चली जाती है, उसकी बेस के ऊपर वो क्या करते चले जाते हैं कि आपका जो सिस्टम है पूरा का पूरा, उसको न्यू सिस्टम के ऊपर कन्वर्ट करते चले जाते हैं। तो ये आपकी अप्रोच होती है जनाब अली किस चीज़ की, आपकी कन्वर्जन की। अब हम आ जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन फेज़ के ऊपर। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इस स्टेज के ऊपर हम एक डॉक्यूमेंट, एक फ़ाइल तैयार करते हैं जो कि कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होती है। किसके दरमियान कम्युनिकेशन के लिए? जिन लोगों ने सॉफ्टवेयर बनाया, जो इसकी बाद में मेंटेनेंस करेंगे और जो लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है सारे एक साथ बैठ के हर वक्त बातचीत तो नहीं कर सकते, ना ही हर किसी के पास सारे बंदे एक दूसरे के साथ अवेलेबल होते हैं। तो बेसिकली ये क्या होता है कि ये एक ऐसी फ़ाइल होती है कि जिसको जब भी सिस्टम के अंदर कहीं कुछ समझ नहीं आ रही होती है, कोई चेंजिंग करनी होती है, तो वो अपने हिसाब से अपने मर्ज़ी के चैप्टर्स खोल के उसमें से पढ़ लेता है और उसके बाद आपकी ये फ़ाइल सिस्टम को कभी इसमें नए फीचर्स डालने हो तब आपको हेल्प करती है, इसको समझना हो तब हेल्प करती है, इसमें कोई एरर्स आ जाए उनको दूर करना हो तब ये फ़ाइल आपको हेल्प करती है। और इसी तरीके से जिन लोगों ने सॉफ्टवेयर बनाया है, कल अगर वो ऑर्गेनाइजेशन, वो सॉफ्टवेयर हाउस को, सॉफ्टवेयर कंपनी को छोड़ के चले जाते हैं, तो जो नए लोग हैं जिन्होंने उस सॉफ्टवेयर को आगे मैनेज करना है, वो कैसे करेंगे उसको मैनेज? ठीक है, उनको मैनेज करने के लिए इस फाइल को पढ़ना पड़ता है, तभी जाकर वो इसको मैनेज कर पाते हैं, वरना तो उन्होंने बनाया ही नहीं है बेचारों को, उनको पता ही नहीं होता कि सॉफ्टवेयर कैसे काम कर रहा है। इसके बाद आपका आ जाता है जनाब मेंटेनेंस और सपोर्ट का जो फेज़ है। ये बेसिकली एक ऐसा फेज़ होता है जो कभी ख़त्म नहीं होता, ये लाइफ टाइम का ही समझ लें, ये चलता ही रहता है। मेंटेनेंस एंड सपोर्ट फेज़ ये ऑनगोइंग प्रोसेस होता है और इसमें क्या होता है कि आपका सॉफ्टवेयर हमेशा मॉनिटरिंग में रहता है और जब किसी भी किस्म की कोई मॉडिफिकेशन की या किसी भी चीज़ की ऐसी ज़रूरत होती है आपको, तो आपका मतलब कोई मॉडिफिकेशन या चेंजिंग या नया फीचर डालना है या पुराने फीचर में तब्दीली करनी है, ये तो इस किस्म का कोई जब लेवल आता है तो आपके सिस्टम को दोबारा से प्लानिंग फेज़ में डाल दिया जाता है और जो पहला फेज़ था और उसमें जाके दोबारा से नई तब्दीलियों के साथ सॉफ्टवेयर कैसा नज़र आएगा, पॉसिबल है या नहीं है, उन सबको चेक किया जाता है और सारे फेज़ से गुजार के जो नई डिमांड होती है, जो नया फीचर होता है, उसके अंदर डाल दिया जाता है। और ये वाला जो फेज़ है बेसिकली इसके फ़ौरन बाद आप प्लानिंग पे जाते हैं। अगर आप डायग्राम को देखें तो डायग्राम में एक एरो लगा हुआ है जो कि आखिरी फेज़ के पीछे लेफ्ट साइड से घूम के सीधा ऊपर जा रहा है, तो बेसिकली वो मेंटेनेंस सपोर्ट फेज़ का ही है कि अगर दोबारा से आपको फील होता है कि इसमें कोई नया फीचर चाहिए, पुराने फीचर में कुछ और तब्दीलियाँ करनी है, तो आप दोबारा से प्लानिंग की तरफ चले जाते हैं, सारे स्टेजेस से दोबारा गुजर के नया फेज़ डालते हैं, नया फीचर डालते हैं अपने सॉफ्टवेयर में। सो आई होप सो कि मैंने कोशिश की है कि मैं जल्दी जल्दी इसको बताऊँ। अगर वीडियो आपको फास्ट लग रही है तो आप इसको थोड़ा सा स्लो करके देख सकते हैं, स्लो लग रही है तो आप यूट्यूब के अंदर फीचर मौजूद है, उसको फास्ट करके देख सकते हैं। हमारी व्हाट्सएप पे कम्युनिटी भी मौजूद है, अगर आप चाहें तो आप लोग जो है उस कम्युनिटी को ज्वाइन कर लें। अगर कोई क्वेश्चन होता है तो इसी वीडियो के नीचे जाकर आप कमेंट सेक्शन में जो है हमसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि ये हमारा क्वेश्चन है, प्लीज़ हमें गाइड कर दें एंड सो ऑन, हम उसके ऊपर गाइड भी आपको करेंगे। बाकी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लें जहाँ पे हम डिफरेंट किस्म के ये जो लेक्चर्स हैं ये तो शेयर करते ही करते हैं, साथ साथ MCQs वगैरह भी वहाँ पे हम बना के शेयर करते रहते हैं ताकि एग्ज़ाम से पहले आपकी सारी की सारी तैयारी साथ साथ होती चली जाए। सो दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।